हम लोग एक थ्योरेटिकल, अब हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, आपके सामने लिखा भी हुआ है। अच्छा, ये एरिया बहुत ही खूबसूरत भी है, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है। हम लोग एक थ्योरेटिकल डिस्कशन करने लगे हैं, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि अगर आप अपना मोबाइल यूज़ करें या आपके पास कोई भी और डिस्ट्रैक्शन है उन सबको थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें और फिर उसके बाद अब आप वीडियो को कंटिन्यू करें। राइट, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, देखें जनाब, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सैम्पल साइज़ है। पहले पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन है जनाब 5000 आइटम्स की। हम लोग कुछ कैलकुलेशन करने चाह रहे हैं जो हम लोग शुरू से डिस्कस करते आए हैं कि फ़र्ज़ करें कि किसी एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के अंदर 5000 स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर, क्यूएम के अंदर इस वक्त 5000 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और हमें उन बच्चों की एवरेज हाइट चाहिए। तो हम लोगों ने पहले भी ये बात की थी कि हम लोग पॉपुलेशन के ऊपर ये काम नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम दरकार है। बच्चे जोग्राफिकली एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में हैं, और दूसरी बात ये भी थी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तीसरी बात ये भी है कि जो सैंपल हमें नज़र आ रहे हैं, जो बच्चे हमारे पास हैं, वो सब ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि हमने ये कहा था कि सैंपल के अंदर पॉपुलेशन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, तो क्यों हम लोग टोटल पॉपुलेशन के ऊपर जाएं, हम एक सैंपल को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि जिस तरह के बच्चे हमारे पास सामने नज़र आ रहे हैं सारे पाकिस्तान में इसी तरह के बच्चे होंगे, इसी हाइट के बच्चे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि लाहौर में या अगर हम लोग कराची में हैं तो हमारे पास कराची में 5 फीट के 6 फीट के एवरेज के बच्चे हैं, तो लाहौर में जो है वो या दूसरे सिटी में बहुत बड़ी हाइट के बच्चे होंगे, बहुत छोटी हाइट के बच्चे होंगे। तो सैंपल के अंदर पॉपुलेशन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक सैंपल सेलेक्ट करने लगे हैं जनाब 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट्स से सैंपल सेलेक्ट कर लिया। हमने उन सब स्टूडेंट्स के ऊपर एक एक्शन परफॉर्म किया और उनका एक मीन निकाल लिया। फ़र्ज़ करें कि हम लोग इनको सेंटीमीटर्स में लिख लेते हैं, तो हमारे पास जो इनका मीन हाइट आई है सेंटीमीटर्स में दैट इज़ 195 सेंटीमीटर्स। ओके, हम लोगों ने इन तमाम बच्चों को वापस भिजवा दिया और दोबारा से ये एक्टिविटी परफॉर्म की। एक दफ़ा हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म की, सैंपल 50 का लिया, तो हमारे पास जो मीन आया वो आया 195 सेंटीमीटर। हम दूसरी दफ़ा दोबारा एक सैंपल सेलेक्ट करेंगे। डिपेंड करेगा कि हम सैंपल अब कैसे सेलेक्ट करें। हो सकता है कि हमारे पास बिल्कुल ही सेम सैंपल आ जाए, लेकिन इस चीज़ के चांस बहुत ही कम, बहुत 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 ही कम है। क्यों? क्योंकि हम लोग 5000 में से 50 लोगों को रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। तो दोबारा हम लोगों ने कुछ 50 लोगों का सैंपल लिया, उसका मीन निकाला, तो वो मेरे पास 194 सेंटीमीटर के इक्वल आया। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ चीज़ों को। फिर मैंने एक तीसरा सैंपल लिया। तीसरी दफ़ा जब मैंने सैम्पलिंग की, 50 आइटम्स 5000 में से सिलेक्ट की और जो मेरा मीन निकला दैट कैन बी 193 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने एक और सैंपल लिया 50 आइटम्स का। दोबारा से मैं सैम्पलिंग करता रहा और बार बार सैम्पलिंग करता रहा और हर दफ़ा मेरे पास जो मीन आया दैट इज़ समथिंग अबाउट दिस 192, 193, 195 व्हाटएवर। राइट, ओके। अगर हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैलकुलेटर है, एक कंप्यूटर है हमारे पास, वो कंप्यूटर इन 5000 में से 50-50 के ऑल पॉसिबल सैंपल्स निकाल ले और वो ऑल पॉसिबल सैंपल्स के मीन निकाल ले। राइट, जितने भी पॉसिबल सैंपल्स हैं उनके मीन निकाल ले, तो ये जो हमारे पास आंसर्स आते हैं, इन तमाम आंसर्स की जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि इन तमाम आंसर्स को अगर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे कंसिडर करें तो इसे हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कहते हैं। अब सोचने की बात यह है कि जो ऑल पॉसिबल सैंपल्स हैं ये कितने होंगे। तो मेरा आपसे फिर अगला सवाल ये होगा कि जो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं क्या वो विद रिप्लेसमेंट है, यानी कि जो हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट। क्योंकि अगर हम लोग विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, 5000 में से एक आइटम सेलेक्ट किया, उसकी हाइट कैलकुलेट की और उसको वापस सैंपल में फेंक दिया, फिर दोबारा आंखें बंद करके एक सैंपल सेलेक्ट किया, तो जो सैंपल आपने पहले, सैंपल पॉइंट जो आपने पहले सेलेक्ट किया था उसके भी दोबारा सेलेक्ट होने के चांसेस हैं, यानी कि जो स्टूडेंट पहले सेलेक्ट हुआ था उसके दोबारा सेलेक्ट होने के चांसेस। और हम पढ़ चुके हैं कि विद रिप्लेसमेंट में जो ऑल पॉसिबल सैंपल्स होते हैं वो होते हैं जी कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n। सिमिलरली जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जी जो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज कैपिटल NCN, यानी कि विद रिप्लेसमेंट के केस में जो आपके पास सैंपल, जितने पॉसिबल सैंपल्स बन रहे होंगे वो बन रहे होंगे 5000 रेज टू पावर 50। ये एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा, आपका कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी नहीं कर सकता। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। एक अच्छा कंप्यूटर, एक बड़ा सुपर कंप्यूटर इस कैलकुलेशन को कर सकता है। और हम लोग
क्योंकि इसको बना नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कशन कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ होगी, तो इसलिए फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। अब आपको इस सोच से बाहर निकलना है, अब आपने देखना है कि ये एक्चुअली इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। तो कैपिटल NCN यानी कि 5000 C50, ये भी एक बहुत बड़ा नंबर होगा जो कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन हमें यहाँ से ये पता चला है कि जो ऑल पॉसिबल सैंपल्स होंगे वो कितने कितने होंगे, एक बहुत एस्ट्रोनॉमिकल फिगर बनेगी, राइट। लेकिन हमारे पास क्योंकि कंप्यूटर्स थे, सुपर कंप्यूटर्स थे, तो हमने ये बना भी लिए तमाम पॉसिबल सैंपल्स और हर पॉसिबल सैंपल का मीन भी निकाल लिया, तो उसे हम लोग एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन कहते हैं। और इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन की अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने लगे। सबसे पहली और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, वो ये है कि अगर हम इनको एक रीडिंग के तौर पे ट्रीट करें और ये भूल जाएं कि ये रीडिंग्स कैसे आई हैं और ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इसका ग्राफ बनाएं, तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, यानी कि ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जनाब ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। और जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल होती है, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होती है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली जितनी खसूसियात थी वो सारी इसके ऊपर लग जाएंगी। तो जनाब हुआ ये कि जब हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाई, अब जिसने बनाई उसने तो फॉर फन पर्पसेस बनाई कि देखे तो सही कि होता क्या है। मैं हर एक पॉसिबल सैंपल को ले लेता हूँ और उसका रिजल्ट बना लेता हूँ, लेकिन जब हमने ये बना लिया तो हमें इसकी कुछ बड़ी मज़े मज़े की प्रॉपर्टीज़ पता चली, जिसमें से एक बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी ये थी कि जनाब अगर आप इन तमाम नंबर्स का जो कि मीन लेने से आए हैं, आप भूल जाएंगे ये कैसे आए हैं, इनका दोबारा मीन ले लें, यानी कि 195 प्लस 194 प्लस 193 प्लस 192 और जितने भी पॉसिबल सैंपल्स आए हैं उन तमाम पॉसिबल सैंपल्स के मीन्स को सम कर लें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स, यानी कि इनका दोबारा मीन निकालें, तो हमारे पास जो मीन आएगा उसे हम म्यू एक्स बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि म्यू लिखेंगे और उसके साथ सबस्क्रिप्ट में एक्स बार लिख देंगे, तो ये हमारा पॉपुलेशन के मीन के इक्वल ही आंसर आ जाता है। यानी कि इन 5000 आइटम्स का जो मीन लेंगे, हम लोग ऐसे करते हैं कि 5000 के 5000 स्टूडेंट की हाइट फ़ौरन से कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसका मीन लेंगे, तो वही आंसर आएगा जो इन तमाम सैंपल्स के मीन को कैलकुलेट करने से आता है, इन तमाम सैंपल्स के मीन का दोबारा मीन कैलकुलेट करने से आता है। अच्छा, अब देखा जाए तो ये एक बड़ी रिडिकुलस बात है। क्योंकि बजाय इसके कि हम लोग 5000 बच्चों का सीधा सीधा मीन कैलकुलेट कर लें, हमने मीन कैसे कैलकुलेट किया, हमने 5000 में से तमाम पॉसिबल सैंपल्स निकाले। अब ये एक बहुत लेंथी कैलकुलेशन होती है। इसके बाद इन तमाम पॉसिबल सैंपल से हर सैंपल का मीन निकाला और फिर उसका मीन लिया, तो ये एक बड़ी लंबी कैलकुलेशन हुई। लेकिन हम लोग ऐसे करते नहीं है, राइट। हम लोग मीन का ही, हम लोग पॉपुलेशन का, इन 5000 लोगों का ही मीन निकाल लेंगे, हमें इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें इस एक प्रॉपर्टी से कुछ और बड़ी मज़े की बातें पता चलेंगी जो हम लोग आगे जाके बात करेंगे, राइट। ओके, तो एक बात हम लोगों ने की है कि जो तमाम पॉसिबल सैंपल्स होते हैं उसके लिए फार्मूला है कि अगर विद रिप्लेसमेंट हो तो n⁻n होता है और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो NCN होता है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है ये, यानी कि एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप भी आपको पता है कि सेंटर में मीन होता है और फिर उसके बाद जो है वो साइडों पे आपके पास कम कम वैल्यूज़ होती हैं। जो इसके बाद हमें चौथी प्रॉपर्टी जो इनकी पता चली, दैट इज़ कि अगर हम लोग इन तमाम ऑब्जर्वेशंस की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, यानी कि इन तमाम की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, तो दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, राइट। ये फार्मूला हमने कहीं पहले भी देखा था जी, बिल्कुल ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, राइट। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस लेवल के ऊपर, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको इसी तरह से याद कर लें कि जी जब हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है दैट इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। ओके, ये था जी विद रिप्लेसमेंट के केस में, ठीक है, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ विद रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में थोड़ा सा फार्मूला में फ़र्क होता है। आपके पास जो पॉपुलेशन, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन है, इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है दैट इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ n, और इसमें एक छोटा सा फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है जिसे हम कहते हैं FPC, राइट। तो FPC इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि FPC क्या होता है जी। FPC कहते हैं जी फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1 और फिर इसका स्क्वायर रूट, राइट। ओके जी, अब FPC जो है ये बड़ा मज़े का नंबर होता है। अब देखिए कि जितना छोटा आपका सैंपल होगा, आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो हैं वो ज़्यादा एक दूसरे के पास होंगे,
राइट। और जैसे जैसे कैपिटल N आपका बड़ा होता जाएगा, ये पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होता जाएगा, इस छोटे सैंपल की वजह से इसका आंसर 1 के आसपास आता जाएगा। तो अब एफपीसी के बारे में भी बड़े मजे मजे के सवाल हैं, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने का या समझाने का मकसद क्या है, हम क्यों एक बहुत ही लेंथी और एक जिसे कह लें कि जी रिडिकुलस सी कैलकुलेशन को पढ़ी जा रहे हैं। देखेंगे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी कि ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन है ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, और इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन का जो मीन बनता है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल बनेगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं तमाम पॉसिबल जो सैंपल्स हैं उनके जो मीन आए हैं उनको एक एक्सिस पे प्लॉट कर दूं तो वो कुछ इस तरह से प्लॉट होंगे, और जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो हमारे पास वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। और ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके सेंटर में इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा, और वही जो मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल है। मैं इसे पॉपुलेशन का मीन भी कह सकता हूँ, मैं इसे मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकता हूँ। हम लोग कोई भी एक सैंपल सेलेक्ट करेंगे, कभी भी 5000 में से कोई भी एक पॉसिबल सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो कैलकुलेटर हमें मुंह चढ़ा रहा होगा, जो कंप्यूटर है वो हमें बता रहा होगा कि भाई साहब आपने कोई नई साइंस नहीं लड़ाई, मैं ऑलरेडी ये काम कर चुका हूँ। ये जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है मैंने तो सारे सैंपल सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने तो हर सैंपल का रिजल्ट निकाला हुआ है, और वो मेरे पास यहाँ पे इस लाइन पे कहीं ना कहीं आ रहा है, राइट। तो जो आप सैंपल निकालेंगे वो सैंपल भी उसने ऑलरेडी पहले से कंप्यूट किया होगा, और वो इस लाइन पे कहीं ना कहीं आ रहा होगा, राइट, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, राइट। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम गौर से देखें तो इसका ये मतलब है कि हम कोई भी सैंपल कभी भी सेलेक्ट कर रहे होंगे तो हमारा जो आंसर है उस सैंपल का, अगर हम 50 का सैंपल सेलेक्ट करें तो हमारा जो उस सैंपल का आंसर है वो इस कर्व के अंडर कहीं पे फॉल कर रहा होगा। हो सकता है वो यहाँ पे फॉल कर रहा हो, यहाँ पे फॉल कर रहा हो, यहाँ पे ये पॉइंट हो, लेकिन ज्यादा चांसेस किसके हैं कि वो मीन के पास फॉल कर रहा होगा, क्योंकि मीन के पास आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। देखिए ना, कर्व बड़ी है। हम लोग यहाँ पे वो बना लेते हैं जो हम लोग इससे पहले भी डिस्कस करते आए हैं कि मीन प्लस -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस केस में ये स्टैंडर्ड एरर के इक्वल होगी, -1 स्टैंडर्ड एरर प्लस 1 स्टैंडर्ड एरर। तो आपको पता है कि मीन +1 और -1 के दरमियान में जो एरिया फॉल कर रहा होता है, मीन से लेकर मीन +1 के दरमियान में 34.1% एरिया फॉल कर रहा होता है, और मीन और -1 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान में भी 34.1% एरिया फॉल कर रहा होता है। तो अब जरा गौर से सुनिएगा, और इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। वो ये है कि अगर कभी भी मैं 5000 लोगों में से 50 का एक सैंपल निकालूंगा तो मेरा एक मीन आएगा, जिसे मैं सैंपल मीन कहता हूँ, x बार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देयर आर टोटल 68.2% चांसेस, राइट, कि ये जो मीन हमारा सैंपल का निकला है ये पॉपुलेशन के मीन के +-1 स्टैंडर्ड एरर में फॉल कर रहा होगा, राइट। क्योंकि हमने कहा है कि जब हम कोई भी सैंपल लेंगे वो सैंपल इस लाइन पे फॉल कर रहा होगा, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो मीन के पास फॉल कर रहा होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो सैंपल का मीन होगा देयर आर 68.2% चांसेस कि वो मीन +-1 स्टैंडर्ड एरर में फॉल कर रहा होगा, राइट। क्यों? क्योंकि 68.2% का जो जी स्कोर होता है वो 1 होता है, राइट। क्या ख्याल है, 68.2% का जी स्कोर कितना होता है? जी स्कोर निकालें जरा। जी स्कोर इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं जी स्कोर? हम लोग प्रोबेबिलिटी को हाफ करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 68.2%, तो इसका मतलब मैं जी स्कोर निकाल रहा हूँ 68.2% डिवाइडेड बाय 2 का, यानी कि जी ऑफ 34.1। तो जरा जी स्कोर के टेबल में जाके देखें, 34.1 यानी कि 0.3410 के केस में जो जी आता है वो 1 ही आता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि दिस इज जी स्कोर, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो सैंपल मीन ± जी स्कोर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर में होता है। ये वो फॉर्मूला था जो भी हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले पार्ट में पढ़ा, राइट। और फिर ऑब्वियसली इसको जब हम मजीद जनरलाइज करते हैं तो ये होती है जी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू सैंपल स्टैटिस्टिक्स ± कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर, राइट। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। खैर, इस चीज़ को प्रूव करना हमारा मकसद था कि हम लोग ये बात करें, लेकिन ये हमारा सेकेंडरी पर्पस था। ओरिजिनल मकसद ये था कि हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि भाई 5000 में से जब हम 50 का कोई भी सैंपल लेंगे तो कंप्यूटर ने ऑलरेडी वो सैंपल कैलकुलेट करके उसका मीन यहाँ पे प्लॉट भी किया हुआ है। तो देयर आर 68.2% चांसेस कि आपका जो मीन निकलेगा वो कुछ इस एरिया में फॉल कर रहा होगा, यानी कि मीन के आसपास +-1 स्टैंडर्ड एरर में फॉल कर रहा होगा।
right? Okay, in other words, you are 68.2% confident, you are 68.2% confident that कि आपका जो मीन है, जो पॉपुलेशन का जो मीन है, वो सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन के पास पास फॉल कर रहा है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट कर सकते हैं। हमें नहीं पता, अब जरा आइए रियल लाइफ में, हमें नहीं पता कि म्यू क्या है, लेकिन हमें यह पता है कि जब मैं एक सैंपल निकालूंगा, उस सैंपल का जो मीन होगा, देर आर 68.2% चांसेस कि वो मीन उस सैंपल के, जो हमारा सैंपल का जो मीन निकला है वो पॉपुलेशन के मीन यानी कि म्यू के +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉल कर रहा होगा। इसी रेंज को एक्सटेंड करते हैं, इधर भी और इधर भी। मैं रेंज को एक्सटेंड करके कहता हूं कि जनाब इस तरफ जो पॉपुलेशन है और इस तरफ जो पॉपुलेशन है, मीन जो है वो 1.96 और 1.96 है, +1.96 -1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन। इस केस में हम इसे स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो भाई साहब, जब भी मैं कभी सैंपल का मीन निकालूंगा, मैं 95% श्योर हूं कि उसमें +-1.96 का स्टैंडर्ड एरर करने से जो रेंज बनेगी, उस रेंज के अंदर मेरा पॉपुलेशन मीन फॉल कर रहा होगा, राइट? तो दिस इज द यूजेज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन को यूज करते हुए ये वाला फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करते हैं जो इससे पहले वाले पोर्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, डिफिकल्ट के अलावा थोड़ा चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जिसे कहते हैं ना कि ऊपर से आते हैं, हम लोग एक जनरल या एक बिगर पिक्चर देखते हैं और उस बिगर पिक्चर की बेस पे हम लोग ये एस्टिमेट करते हैं कि किस तरीके से हम पॉपुलेशन का मीन निकाला जाता है। अब दिस मीन इज अननोन, हाउएवर वी आर 95% श्योर कि वो इस ग्रीन रेंज में आ रहा है, जो कि हम लोगों ने भी प्रूफ भी कर लिया। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन के क्वेश्चंस के अंदर ये कॉन्सेप्ट कि जनाब ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और कोई भी सैंपल जो है अगर हम ले लें और उसका मीन निकाल लें तो वो इस एरिया के अंदर आ जाता है, इस चीज़ को लेकर एग्जामिनर कुछ सवाल बनाता है। तो अगली वीडियो में हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।